नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मरुधरा का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं जेपी शर्मा। 7 तारीख को 7 दिसंबर को राजस्थान में सत्ता का फाइनल है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने ये फाइनल जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा है। दोनों ही दलों के केंद्र के स्तर के दर्जन भर से ज्यादा दिग्गजों ने जयपुर में कैंप किया हुआ है और राजस्थान की खाक छान रहे हैं। चुनाव करो या मरो की शैली में लड़ा जा रहा है। वॉर रूम दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो गए हैं। दिन रात इसी पर माथापच्ची हो रही है कि जंग को जीतने के लिए और क्या क्या जतन किए जाएं। राजनीतिज्ञों के साथ साथ धर्माचार्यों और सितारों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। ध्येय एक है, जीत, क्योंकि इस बार दिल्ली का रास्ता इन चुनाव से होकर गुजरेगा, यह तय है। तो क्या इन चुनावों को दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल माना जाए? आज इसी पर बहस होगी। पहले चर्चा के बिंदु। दोनों दलों ने चुनाव जीतने के लिए झोंकी पूरी ताकत। करो या मरो के मुकाबले में दिल्ली के दिग्गजों ने जयपुर में डाला डेरा। दोनों पार्टी के प्रभावशाली चेहरे छान रहे हैं रेगिस्तान की खाक। जयपुर के वॉर रूम में डेरा डाले हैं दोनों पार्टियों के दिल्ली के वॉरियर। राजस्थान विधानसभा चुनाव अक्सर तय करते लोकसभा चुनाव की भूमिका, इसलिए दोनों दलों के लिए विधानसभा चुनाव लोकसभा के नजरिए से भी अहम। कांग्रेस भाजपा दोनों के भविष्य का दारोमदार टिका है इन चुनावों पर। क्या 11 दिसंबर को जयपुर के साथ दिल्ली किसकी, ये भी तय होगा। और हमारे साथ आज बहस में कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप बहुत स्वागत है आप सभी का। लक्ष्मीकांत जी, सत्ता का सेमीफाइनल माना जाए, इसको बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। यही सवाल आरसी चौधरी साहब से भी करूंगा, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। सत्ता का सेमीफाइनल क्यों? फाइनल ही है राजस्थान का चुनाव। तो जो चुनाव केंद्र की सत्ता का, सर मैंने जैसा कहा, आप थे अभी, आपने सुना होगा जो मैंने पहले कहा, नहीं तो फिर बोलूं दोबारा। देखिए, हम तो जब से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, उसके बाद से हर चुनाव के पहले यही कहते हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल है। लेकिन हर चुनाव की अपनी महत्ता होती है, हर चुनाव की अपनी इंपोर्टेंस होती है। और राजस्थान का चुनाव, हम राजस्थान की सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हैं। राजस्थान की सत्ता को राजस्थान में चुनाव जीत रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें राजस्थान का चुनाव लड़ना है। ठीक बात। दिल्ली का जब चुनाव होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तब लोकसभा के चुनाव की तैयारी करेंगे। अभी हम राजस्थान के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इससे हवा के रुख का कोई पता नहीं चलेगा, इसको आप जनमत के तौर पर नहीं देखेंगे, जैसे आपने धौलपुर में देखा था, जैसे आपने उपचुनाव में देखा था, लोकसभा उपचुनाव में, और बाद में आप मुकर गए थे। देखिए, अगर मेरे पास वीडियो फुटेज है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आप चुनावों को जनमत के रूप में देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रवक्ता है। मैंने मना नहीं किया सर, मैंने मना नहीं किया, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, आप कर रहे हैं ना, राजस्थान की बात कर रहे हैं। क्यों देखेंगे? तो फाइनल के तौर पर देख रहे हैं, मना थोड़ी कर रहा हूं। सेमीफाइनल के तौर पर नहीं देख रहे, फाइनल के तौर पर देखें। तो मैं ही कह रहा हूं सर, यहाँ का फाइनल है। लेकिन आज बहस का मुद्दा यही है जो मैंने पहले ऐलान किया कि ये फाइनल क्या दिल्ली का सेमीफाइनल है। देखिए, ऐसा है, हम जब दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली के चुनाव की तैयारी करेंगे। अभी राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो 7 तारीख को चुनाव होगा वो राजस्थान का चुनाव होगा और राजस्थान की जनता के बीच में राजस्थान के मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। ठीक बात है, ये बात बिल्कुल अलग है जो मैंने पूछा उससे। और आगे के लिए मैं स्पष्ट कर देता हूं, आज की बहस में मेरा सवाल यह है कि क्या राजस्थान की सत्ता का फाइनल दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल है? अगर आप इस पर बोल सकें तो आगे बोलिएगा, नहीं तो मेरे सवाल इनके लिए सुरक्षित कर लूंगा मैं। आरसी चौधरी साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या राजस्थान के चुनावों को दिल्ली के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा सकता है? निश्चित रूप से माना जा सकता है जेपी जी, क्योंकि जब ये चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में जब नतीजे आएंगे और उसके 3 महीने बाद में ही केंद्र के लोकसभा के चुनाव है, तो राजस्थान का जो चुनाव है निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव की जो भूमिका है वो तय करता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जब एक बड़ा बहुमत विधानसभा के अंदर मिला, उसके बाद में 25 से 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहां से गई थी। इसलिए इन जो राज्यों के जो चुनाव हैं वो एक निश्चित रूप से इस पूरे देश के लिए सेमीफाइनल कहीं ना कहीं भूमिका तय कर रहे हैं, क्योंकि जनता का जो मूड है वो तमाम केंद्र के मंत्री हैं, वो केंद्र के मंत्री यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं वो डाले हुए हैं और वो केंद्र की और राज्य की तमाम नीतियों के साथ समाहित करके जा रहे हैं। तो इसलिए अगर केंद्र की और राज्य की दोनों ही नीतियां अगर प्रभावित किसी को नहीं कर पाती है तो निश्चित रूप से उसके नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। ये तो अलग बात है। खैर, केंद्र के नेता तो हमेशा डेरा डालते ही डालते हैं। सारे बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक जिनको आप कहते हैं, उनकी सूचियां आप लोग जारी करते हैं, वो लोग आते भी हैं, कैंपेन भी करते हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए। मुद्दा ये इसलिए आया लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी कि आप बढ़ रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान पर आगे। अगर इन 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आपका दावा कांग्रेस मुक्त भारत का सही नहीं निकला, चूंकि इस बार स्टेक बड़ा है,
बड़ा इसलिए कि 3 राज्य आपके पास पहले से हैं। तो इस बार अगर इन तीनों में से एक भी चला गया या उससे ज्यादा नुकसान हो गया तो फिर आपका ये जो दावा है कांग्रेस मुक्त भारत का, ये आपके मिशन 2019 को प्रभावित करेगा। मेरी बहस का मूल विषय ये है, आप समझ गए होंगे इस बात को, करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हाँ, अभी राजस्थान का चुनाव है, 7 दिसंबर को राजस्थान के लिए वोट डाले जाएंगे। हाँ, और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। हाँ। केंद्र की सरकार जिसके चुनाव 2019 मई में है, हम उसकी तैयारी उस चुनाव के बाद करेंगे और उसकी बात भी उसके बाद करेंगे। अभी 7 दिसंबर का चुनाव है, हम 7 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल मुश्किल से 6 दिन बचे हैं, उसके बाद ही करेंगे ना जी। ठीक। चौधरी साहब, आपकी 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों से गई थी 2014 के चुनाव में, और बाकी की जो 23 हैं वो भी आपके पास नहीं थी, उसमें बहुत सारे लोगों के पास थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन 5 सालों में ऐसा कुछ चमत्कार हो गया है कि लक्ष्मीकांत जी की पार्टी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का दावा है वो खोखला साबित हो जाएगा और आप वापसी कर जाएंगे? ये तो देखो, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अहंकार था जो विपक्ष मुक्त और कांग्रेस मुक्त की बात करता है। हम तो कभी भाजपा मुक्त की बात नहीं करते, हम तो मुक्त करते हैं कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हो, राज्य के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हो, बेरोजगारी मुक्त हो, महंगाई मुक्त हो, किसान स्वाभिमानी हो। तमाम इन मुद्दों को लेकर हम तो इस प्रदेश की जनता के बीच में है और इस जो जनता है वही गणेशर वही तय करेगी 7 दिसंबर को कि वो क्या चाहती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हो सकती है कि कांग्रेस को मुक्त करे। हम चाहते हैं कि जो कोई भी राजनीतिक दल है जो विपक्ष के अंदर होता है तो वो भी जनता की एक आवाज को बुलंद करता है और वो भी सशक्त आवाज बुलंद करता रहे। लेकिन भाजपा ये कहती है ना, मुक्त का कहीं स्लोगन नहीं करते, हम जो तो कुछ चाहते कहा हैं बेरोजगारी से कि मुक्त कुशासन मुक्त हो, कुशासन जो हाँ, है हाँ। उससे मुक्त हो। हाँ, लेकिन भाजपा ये कहती है कि कुशासन से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त आप नहीं कर पाए चूंकि, इसलिए पहले आपसे मुक्त करेंगे, बाद में इन सब चीजों से मुक्त करेंगे। देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर ये जो भी चीजें हैं ये एक अहंकार होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा जेपी जी, ये 5 वर्ष बाद में आता है। ये जो मतदान का जो दिवस है ये मेरी है, ये आपकी किसी की बदौलत नहीं है। ये बहुत से लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया, अपनी शहादत देकर आजाद कराया था, तब ये हक मिला। आज इस देश के और इस राज्य के तमाम जो लोग हैं अपना मत 7 तारीख को प्रयोग करके इस सूबे की सरकार को तय करेंगे। मैं कहूं या कोई दूसरा राजनीतिक दल कहे, उसके कहने से नहीं होगा। हाँ। वो उस जनता के दुख दर्द के अंदर जब शागिद रहा, उसी के साथ में वो बैठ के राज्य की जो सियासत है वो तय करते हैं। इसलिए ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और इसको पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये पर्व ऐसा हो जो इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाए, जहां पे बच्चों की मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय मृत्यु दर से बढ़ जाती है, जहां पे बेरोजगारी के लिए युवाओं को आत्महत्या करनी पड़ती है, किसानों को फांसी का फंदा गले लगाना पड़ता है। ऐसा राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान इस हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, जहां पे सौहार्द, भाईचारा, प्रेम, सबका साथ, सबका विकास, सब चीजें समाहित होकर आगे जाए। ठीक, महेश शर्मा जी। लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ इसी मुद्दे पर कहना चाह रहे हैं? इस पर तो बाद में बात करेंगे ना आप। नहीं, लेकिन राजस्थान की बातें की है इन्होंने तो करनी पड़ेगी मुझे। हाँ। आपने मेरा विषय वही, अगर आप उस संदर्भ में कुछ कह रहे हैं तो नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा सर। हाँ, बोलिए। वो बोल रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ। आप अगर राजस्थान के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं आशीष चौधरी जी, हाँ। और तो झूठ मत बोलिए। हाँ। आपने एक भी आरोप जो या टीवी चैनल पर बैठकर लगाया है, आपके नेता उसको केवल बातों के आधार पर और चुनाव में रखने के आधार पर कर पा रहे हैं। इनके ऊपर 10 बार बहस हो गई, इसमें और कर लूंगा मैं आगे। आज का विषय ये नहीं। महेश शर्मा जी, मुझे बताइए जी कि राजस्थान के चुनावों को रेफरेंडम के तौर पर देखा जाएगा 2019 के रेफरेंडम के तौर पर, इसलिए ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये व्यापक तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी भी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले का, समझ रखने वाले आदमी का आकलन है कि इन चुनाव से दशा दिशा हवा तय होगी। बिल्कुल सही है कि ये निश्चित रूप से राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों के जो चुनाव है या मिजोरम के, जो सबका प्रभाव इम्पैक्ट आता है कि लोगों का मानस क्या है, क्या सत्ता के प्रति वो जो मौजूदा सत्ता है उसके प्रति मतलब वो उनका झुकाव है या उनका मतलब क्या कहते हैं ना, एक तरह से डेविएट हो गया है। तो इन चीजों को कई बार आपने ये देखा कि पिछले चुनाव परिणामों में देखा होगा कि हर बार कभी भाजपा 10, कभी कांग्रेस 15, कभी 15 भाजपा, कभी 10 कांग्रेस और कभी 25 में से 24, और कभी जैसे मतलब 77 से अगर इसका विश्लेषण करें आप, तो आप ये देखिएगा कि बिल्कुल जो है पलड़ा भाजपा 77 के अंदर, जब 25 सीट में से 24 सीट
जनता पार्टी को मिली थी और एक सीट मतलब कांग्रेस को मिली थी, तभी ही महसूस मतलब क्या कहते हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और उससे पहले जो चुनाव हुए थे जनता पार्टी शासन में आ गई थी और थंबल मतलब क्या कहते हैं उसको मेजोरिटी मिली थी। वो बात अलग है कि वो किस तरह से मतलब उनका विघटन हुआ, बाद में चुनाव भंग हो क्या सरकार को भंग कर दिया गया और मतलब क्या कहते हैं वापस से चुनाव हुए। तो ये इसके अलावा आगे जब भी मतलब क्या कांग्रेस को जब 156 सीटें आई थी तब भी मतलब क्या कहते हैं वही ट्रेंड नजर आया है। और 120 सीटें जब भाजपा को मिली थी तो उस दौरान भी मतलब क्या कहते हैं ये झुकाव नजर आया है। और जब वापस से दोबारा जो कांग्रेस आई है सत्ता में या राजस्थान में, तो वो झुकाव भी नजर आया बिल्कुल। और इसके बाद में अब जो है पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 25 की 25 सीटें जो भाजपा को मिली है, तो ये कहीं न कहीं मतलब इंडिकेशन होता है, क्योंकि 163 सीटें मिली थी भाजपा को, तो ये इंडिकेशन तो बिल्कुल तय है कि सेमीफाइनल है। ये जो केंद्र के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, संसद के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल है। और चूंकि हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा प्रभाव होने की वजह से रुझान पूरे देश भर में बनता है। ठीक बात है। और यही वजह है महेश शर्मा जी कि अमित शाह के जो संबोधन हैं, यहाँ पे जो सभाएं हो रही हैं, उनमें वो हर सभा में राहुल बाबा का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। नरेंद्र मोदी की किसी भी सभा में नामदार और कामदार का जिक्र नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं है। किसी न किसी शक्ल में हम ये देखते हैं कि इन चुनाव के ऊपर, केंद्र में जो होने वाले चुनाव है उसकी छाया है, या केंद्र के स्तर पर भी ये लड़ाई है। मोदी बनाम राहुल की इस लड़ाई को बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। महेश शर्मा जी, इसमें बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जिस समय राहुल को ही परोक्ष हो या अपरोक्ष रूप से मोदी जी अपने भाषण में केंद्रित करते हैं जी, और बताते भी हैं। और यहाँ तक कि आप ये देख ले, पिछले दिनों आप ये चने का पौधा लगता है या पेड़ लगता है या मूंग मसूर का अंतर नहीं है, और मूंग मसूर की खेती किस तरह से होती है, या मतलब जो पूरे लक्ष्य जो पूरा टारगेट जो है वो राहुल गांधी को केंद्रित है। ऐसे ही राहुल गांधी जिसे राफेल के माध्यम से हो, चाहे आपके मतलब नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, जो भी जितने भी बड़े फैसले हुए थे उनको लेकर के ये मतलब टारगेट वो मोदी पीएम को टारगेट किए हुए हैं। तो जब तक दो बड़े जो शीर्ष नेता जो आपस में जो है कन्फ्रंटेशन, और ये नीति भी ये तैयार की गई है कि अगला जो लोकसभा का जो चुनाव होगा वो जो मोदी वर्सेस राहुल के रूप में प्रोजेक्ट होगा। और इसी की वजह से महागठबंधन बनने की जो कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी क्या है, कभी कौन सा नेता कौन सा दल कह देता है कि भाई राहुल अगर अभी जैसे आपने पिछले दिनों ही एक प्रमुख दल के नेता ने अगर वो राहुल अगर प्रधानमंत्री बनते तो हमें कोई एतराज नहीं। तो ये ऐसे कई बयान आ रहे हैं, लेकिन बिखराव भी दिख रहा है भीतर ही भीतर, और साथ साथ ही कि भाई अब किसी तरह से हम सत्ता में जाएं तो उसके लिए एक महागठबंधन की भी तैयारियां चल रही है। चौधरी साहब, ये जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना का जो एक लोगों के बीच में अभी चर्चा है, इसको लेकर के भाजपा का तो है ही ये दावा, लेकिन विश्लेषकों की भी एक आम राय यह है कि राहुल गांधी के अंदर वो करिश्मा नहीं है जो अभी भी नरेंद्र मोदी में बचा हुआ है। इससे आपको नुकसान होता है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा गहराई देने की कोशिश की जा रही है। इस धारणा देखिए, ये तो लोकतंत्र के अंदर लोगों का अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से मन से, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये देश है वो आपके व्यक्तिगत जीवन पे चुनाव लड़ना चाहता है। ये देश चाहता है इस देश के मुद्दे हो, इस देश की सुरक्षा हो, देश की जो राष्ट्र की गिरती हुई जो रुपया है उसकी मुद्दा हो। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरा जहां पे क्रूड ऑयल इतना सस्ता है, इतनी महंगाई की दरें हैं, जहां पे बेरोजगारी एक अपने आप में चुनौती है। आज दिल्ली की संसद मार्ग पे आज किसान जिस प्रकार से देश का पड़ा है, इससे पहले भी वहां पे किसान अपना विस्टा खाने को मजबूर हुआ। इसलिए ये देश आपके व्यक्तिगत चिंता किसी पे नहीं, ये देश मुद्दों पे है। इस देश की जनता को हम चाहें कि हम भावुकता से या किसी और चीजों से करें, ये देश जानता है, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार मतदाता हैं, और अपने मत का उपयोग इस राष्ट्र के निर्माण में लेते हैं, ना कि किसी की व्यक्तिगत चिंता किसी पे जाके वो लेंगे। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आज के अगर आप मुद्दे पर हों तो फिर मैं आपसे सवाल करूं। जी बोलिए ना। हाँ ठीक है, तो आगे आपको समझ में ना ये मुद्दा क्या है आज का। जी जी। 2019 की तैयारी के तौर पर जी भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट रही है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। जी।
लेकिन आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया हिंदुत्व के एजेंडे के तहत, ऐसा आरोप है। मैं आरोप के हवाले से सवाल कर रहा हूं आपसे। और योगी जी की जो सभाएं आपने करवाई राजस्थान में, वो भी आपने उसी एजेंडे के तहत करवाई, लेकिन आपके दोनों ही दांव आपको उल्टे पड़ गए। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, ये तो इनकी बौखलाहट है, और इसलिए बौखलाहट है कि इनके 5,000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर छूटे हुए अध्यक्ष, इनकी सभाओं में लोग नहीं आते, इसलिए इन्होंने उनकी सभाएं कम कर दी, और राजस्थान में कम आ रहे हैं। और राजस्थान में ना केवल योगी जी, ना केवल प्रधानमंत्री जी, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, इनकी सभाओं में भारी भीड़ लोगों की आना, ये बात का संकेत है कि राजस्थान में हमारी सरकार आ रही है। और इन्होंने कहा कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होते हैं। मैं इनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। ये मुद्दों के आधार पर ही चुनाव होते हैं, देश का चुनाव भी मुद्दों के आधार पर ही होता है। इसीलिए मुद्दों के आधार पर चुनाव होता है कि आपने यूपीए के शासनकाल के दौरान 10 लाख करोड़ रुपए का घपला किया। यह भी मुद्दों के आधार पर ही चुनाव होता है कि आपकी सरकार में प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं छोड़ी आपने। आप सीधे फायदे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम लेकर जाते थे, देश की सरकार को आपने बंदी बनाकर रखा हुआ था। यह मुद्दा था इस देश में, और यह भी इस देश में मुद्दा था कि आप एक समुदाय विशेष के लगातार उसके ऊपर आप एक समुदाय विशेष को फेवर करके दूसरे बड़े समुदाय की उपेक्षा करते थे। ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि बिल्कुल आपने सार्वजनिक रूप से कहा चौधरी साहब। ये तो आपने लक्ष्मीकांत जी ने जो बात कही है कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है देश के रिसोर्सेज के ऊपर, मुसलमानों का। हाँ, मुसलमानों का ही, मैं वही बोल रहा हूँ। चौधरी साहब जवाब दीजिए ना। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरे साथी कह रहा है, इस देश के अंदर पहली बार हुआ 4 साल के अंदर जहां पे सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जो जज हैं वो आके देश की जनता से अपील कर रहे हैं। इस देश के अंदर पहली बार हुआ जब आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो सरकार की नीति को मानने से मना करते हैं। लेकिन उस पर चुनाव हो कहाँ रहा है सर? देखिए, मैंने सुना आपकी क्यों काटा रही है। इस देश के अंदर पहली बार हो रहा है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल के अंदर रहा हो। इस देश में पहली बार हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बोला है, इस देश में पहली बार हुआ है जहां पे मंत्री कम और लक्ष्मीकांत जी सुनिए, लक्ष्मीकांत जी सुनिए। चौधरी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो चौधरी साहब, मुझे बताइए चौधरी साहब, सुनिए तो इस देश में क्या कुछ पहली बार हुआ वो तो आपने बताया। आपकी पार्टी में पहली बार क्या कुछ हो रहा है वो मैं बताता हूँ। आपकी पार्टी पहली बार गाय की बात कर रही है, आपकी पार्टी पहली बार गौचर भूमि की बात कर रही है, आपकी पार्टी पहली बार संस्कृत के उन्नयन की और वैदिक बोर्ड स्थापना करने की बात कर रही है। आप भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के उस एजेंडे से हिले हुए हैं, और सॉफ्ट हिंदुत्व तो कम से कम आप अपनाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, किसी से हमको प्यार है लेकिन नफरत किसी से भी नहीं है, इधर भी है हमारी मोहब्बत। जेपी जी, अगर इस मुद्दे पे चर्चा होती तो मैं बहुत ही बता सकता हूँ कितने हमने संस्कृत यूनिवर्सिटीज नहीं, कॉलेज बनाए। प्रेम प्यार की बात ये जो आप कर रहे हैं, ये पहली बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये पहली बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप तथ्य बताइए। संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन सी लेकर आए थे आप? मैं ये कह रहा हूँ हमने बहुत सी संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने बहुत सी यूनिवर्सिटी बनाई है। चलिए ठीक है। ठीक है महेश शर्मा जी, सुनिए आप दोनों सुनिए। महेश शर्मा जी, अरे सुनिए, चौधरी साहब सुनिए, लक्ष्मीकांत जी सुन लीजिए। अब आप मेहरबानी करके सुन लीजिए प्लीज। महेश शर्मा जी, बात हिंदुत्व की चल रही थी और उसमें मेरा एक सवाल है। अरे सुनिए, आप समझ नहीं। महेश शर्मा जी, जो हनुमान वाला रिमार्क है, ये बोला तो गया था निश्चित तौर पर सियासी फायदे के नजरिए से, सियासी फायदा ही दे गया या वाकई नुकसान का सौदा साबित हुआ? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, जो है हनुमान जी का वाला जो ये जो एपिसोड बनाया गया है, जिस तरह से माइलेज लेने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ ये दूसरी साइड में भी माइलेज लेने की है कि बली और अली का भी एक जिक्र छिड़ा है। तो ये सब चीजें जो है अब ये मुख्य मुद्दा नहीं है ये चुनाव का, लोकतंत्र की दृष्टि से भी नहीं है। हाँ। कि आप आस्थाओं के विषयों को लेकर के आप मतलब बहस करें। ये मेन बहस ये होना चाहिए वास्तव में कि मतलब देश के आम आदमी की बहबूदी या क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या योजना, कहाँ हम किस पड़ाव तक पहुंचेंगे और क्या करने हमारे इरादे हैं, क्या मतलब क्या हम करने जाएंगे। तो ये मतलब क्या कहते हैं होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि मतलब वही धर्म, संस्कृति, धर्म, जाति और वगैरह पे मुख्य मुद्दे बन रहे हैं। और इसी पे अगर चुनाव लड़ना है तो फिर मतलब क्यों नहीं इस धर्म सभाओं को उनकी जो हमारे धर्म नेता हैं उनको चुनाव में लड़ना चाहिए। अब आगे ठीक बात है। और ये तय मान करके चलिए कि ये रास्ता कुल मिलाकर के जाता दिल्ली है, लड़ाई दिल्ली की है। ये रास्ते में एक पड़ाव है, इसको नकार नहीं जा सकता। और अगर नकार भी रहे हैं तो 11 दिसंबर को देख लीजिएगा, उसके बाद किस तरह की इलेक्शनियरिंग के ऊपर काम करेंगी दोनों पार्टियां
हम यहीं रहेंगे, मौजूद रहेंगे, देखेंगे भी, बात भी करेंगे, बहस भी करेंगे यहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज मोरधरा का महासंग्राम में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।